नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहला न्यूज़ है फूड इन्फ्लेशन स्केल्ड 4 मंथ हाई इन अप्रैल। और ये जो है ये हमारे GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। GS3 में कौन सा सेक्शन? तो हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से ये जो न्यूज़ है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस न्यूज़ में है कि जो फूड इन्फ्लेशन है हमारा, यानी जो खाने की चीज़ों की महंगाई है वो बढ़ गई है और पिछले 4 महीनों में ये सबसे ज़्यादा हुई है अप्रैल में। तो इंडियन कंज्यूमर्स faced a further acceleration in steep food prices in April even as the overall retail inflation remained virtually unchanged at 4.83%। यानी रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो तो अनचेंज्ड रहा, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन था वो बढ़ गया। कितना हो गया? तो 8.7% हो गया, जो कि लास्ट मंथ में 8.5% था। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये कॉमन लोगों को कैसे इम्पैक्ट करता है, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर फूड का इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी जो लोग हैं उनकी फूड की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, तो इससे जो इकोनॉमी है उसमें ओवरऑल डिमांड भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। प्लस अगर प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, फूड का डिमांड क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जो लोग हैं उनके पास उनका पॉकेट इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है, इस वजह से जो फूड का डिमांड है वो रिड्यूस हो रहा है। बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो उनकी रिक्वायरमेंट तो अभी भी चेंज नहीं हुई है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड इनटेक अगर एक महीने में 100 ग्राम है या 1 किलो है, तो अगले महीने में भी वो उतना ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल रीज़न हो। बट अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ये जो 100 ग्राम है ये कहीं ना कहीं 80 ग्राम्स पर आ जा रहा है, मतलब 20 ग्राम्स की डेफिशिएंसी उस इंसान को देखने को मिल रही है। तो इससे तरह तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ पे फोकस करे कि फूड इन्फ्लेशन को एटलीस्ट रेंज में रखने की कोशिश की जाए। और फूड इन्फ्लेशन किन कारणों की वजह से बढ़ता है? तो कभी अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा नहीं हुआ, किसी कारण से बारिश अच्छी नहीं हुई, या जानवरों ने खा लिया, या कोई कीड़ा लग गया, कोई बीमारी हो गई क्रॉप्स को, तो उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो अच्छा नहीं होता है। दूसरा कि भले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा हो बट फार्मर्स को उसके लिए एडिक्वेट पेमेंट नहीं मिलती है। तो जब फार्मर्स को उसके लिए एडिक्वेट पेमेंट नहीं मिलेगी तो आपने अक्सर न्यूज़ टीवी पे चैनल पे ऐसा देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो टमाटर कभी प्याज जो है वो रोड पे फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि अपना प्रोटेस्ट का साइन दिखाने के लिए। और ऐसे केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है? तो शॉर्टेज देखने को मिलता है फूड आइटम्स का, जिससे कि डिमांड उतनी ही रहती है बट सप्लाई घट जाता है। तो सप्लायर्स के पास ये लेवरेज हो जाता है कि अब वो जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है ये जो फूड इन्फ्लेशन है इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कौन करता है। तो इसको कैलकुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और कैसे? तो सीपीआई के बेसिस पर। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो इंडेक्स होता है प्राइस का जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में जो इंक्रीज होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स पर। और दूसरा कौन सा प्राइस इंडेक्स होता है? वो होता है होलसेल इन्फ्लेशन। दोनों में क्या अंतर होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज को भी लेते हैं क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो रिटेल पॉपुलेशन है, वो सर्विसेज को भी कंज्यूम करती है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कौन कैलकुलेट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
इस चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो किसके हेल्प से क्रिएट किया जाता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करके क्रिएट किया जाता है। और कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन कैलकुलेट करता है और इसका बेस ईयर क्या है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI, इसको कौन कैलकुलेट करता है, हु कैलकुलेट्स, प्लस इसका बेस ईयर क्या है। इन दोनों चीजों को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे और जिसका भी आंसर सही होगा उस आंसर को मैं हार्ट दे दूंगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। यह है UN लिंक्ड बॉडी डेफर्स एक्रेडिटेशन ऑफ NHRC इंडिया। तो जैसा कि आपने अगर पिछले की न्यूज सीरीज को आपने रेगुलरली फॉलो किया है तो मैंने 29 अप्रैल को इस चीज को डिस्कस किया था कि UN के बॉडी में UN में इंडिया के NHRC को लेकर के जो डिस्कशन है वो होने वाला है। और किस चीज को लेकर के? तो NHRC का जो रिकमेंडेशन, जो रैंकिंग है उसको लेकर के। जो रैंकिंग पहले क्या थी? A थी, इसको डेफर कर दिया गया था। तो अभी भी UN बॉडी ने यही कहा है कि ये जो रैंकिंग है ये डेफर्ड ही रहेगी, यानी इस A रैंकिंग को रिस्टोर नहीं किया गया है। तो ये क्यों किया गया इस मीटिंग को? इस मीटिंग में ये डिसीजन क्यों लिया गया? तो कहा गया है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटिंग द मेंबर्स टू द NHRC, कि NHRC के मेंबर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स टू ओवरसी ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन, प्लस लैक ऑफ जेंडर एंड माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ऑन द मेंबर पैनल। तो अगर मेंबर पैनल पूरा NHRC का है 10 लोगों का, फॉर एग्जाम्पल हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, और 10 में से जो 9 लोग हैं वो मेल्स हैं और सिर्फ एक इंसान फीमेल है, तो उसमें जेंडर पैरिटी नहीं है। सेकेंड चीज कि अगर 10 में से 9 लोग अगर किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, तो हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। इसीलिए इन सब कारणों की वजह से जो सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs वगैरह, ये इन लोगों ने लेटर्स लिखे थे NHRC को इस चीज से रिलेटेड, इन सारे चीजों से रिलेटेड, जो कि NHRC ने रिव्यू किया। और इंडिया के जो A ग्रेड था हमारा, ये ग्रेड वगैरह कौन देता है, ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और NHRC को भी और डिटेल में मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अब अगर आप इसको और डिटेल से समझना चाहते हैं तो जाइए और उस वीडियो को देखिए, बट इस वीडियो के खत्म होने के बाद। अब आते हैं हमारे अगले न्यूज पर। यह है इंडिया ईरान साइन चाबहार पोर्ट ऑपरेशन पैक्ट, और ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि चाबहार पोर्ट की अगर आप लोकेशन देखेंगे, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है हमारा ईरान और ये है ईरान का चाबहार पोर्ट। और ये किसने डेवलप किया है ईरान में? तो ये इंडिया की हेल्प से ईरान में डेवलप किया गया है, ये हमारा इंडिया है। अब ये जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट, ये एक डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है ईरान के साथ, और ईरान से जो जहेदान और जारांज और दिलाराम आप सब देख रहे हैं, अब यहाँ पे लाई करती हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? तो कार्स बोलते हैं इनको। और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से पहले अगर हमें ट्रेड करना होता था तो वाया पाकिस्तान जाना पड़ता था या पूरा घूम के जाना पड़ता था। तो अब पाकिस्तान के साथ क्योंकि हमारे रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तान इस चीज को अलाउ नहीं करेगा कि हम जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को एक्सेस करें पाकिस्तान के रूट से। इसीलिए इंडिया ने ईरान को हेल्प किया चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी
जीत होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है। ये जो है ये रेल और रोड रूट है, ठीक है, ये रेल प्लस रोड रूट बनाया है। तो यहां से यहां तक शिपिंग रूट है, दूसरा यहां से यहां तक रेल प्लस रोड रूट है, और इन सबको मिला करके जो है एक ऐसा लेन तैयार होता है जिससे हम इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनके मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे न्यूज पर। ये लोकेशन आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, शाबहार पोर्ट, जहेदन, जारांज, ग्वादर पोर्ट, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्लस ये आसपास और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, गल्फ ऑफ ओमान, वो उसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, ये सारी चीजें न्यूज में जब रहती हैं तो पोटेंशियल क्वेश्चंस के रूप में आपको इनको याद रखना होगा। तो न्यूज में ये कह रहा है कि 8 years आफ्टर कंक्लूडिंग द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द cooperation on Chabahar port, India and Iran signed a 10-year contract for its operation। कि 8 साल पहले ये जो चाबहार पोर्ट था इसका जनरल फ्रेमवर्क हमने कंक्लूड कर लिया था, और आज जाकर के हमने इसका जो ऑपरेशन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो क्यों इतना डिले हुआ? तो बहुत सारे कारणों की वजह से ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस के सैंक्शंस लगे थे। तो यूएस ने इस चीज़ को बोला था कि अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ रिलेशंस रखती है तो यूएस उस पर भी सैंक्शंस लगा सकता है। तो इसी इन सब कारणों की वजह से हमने देखा था कि इस डील को थोड़ा डिले कर दिया गया था। किनके बीच में हुआ है ये डील? तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इनेबलिंग द ऑपरेशन ऑफ शहीद बेहेश्ती टर्मिनल। टर्मिनल का नाम है शहीद बेहेश्ती। इसी के साथ साथ ये जो आईपीजीएल है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ये इन्वेस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली $120 मिलियन इस पोर्ट को और ज़्यादा डेवलप करने में। प्लस इंडिया ने एक क्रेडिट विंडो भी ऑफर किया है $250 मिलियन का फॉर म्यूचुअली आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स एम्ड एट इम्प्रूविंग शाबहार रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। कि इंडिया, अब देखिए इंडिया जो है वो छोटी कंट्रीज को ऐसे प्रोमिसेस हमेशा करता है, ऐसे ऑफर्स, क्योंकि ये छोटी कंट्रीज जो हैं इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिया हमेशा से ही वासुदैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल में बिलीव करता है। क्या होता है वासुदैव कुटुंबकम? तो द वर्ल्ड इज अ फैमिली। इसीलिए आप कभी भी किसी भी वेस्टर्न कंट्री को देखिए तो वो कभी भी ऐसे क्रेडिट विंडो के रूप में ये सब चीज़ों की तरफ हेल्प ऑफर नहीं करते हैं। उनके लिए सिंपल चीज़ें होती हैं, हर चीज़ प्रॉफिट मोटिव से वो लोग करते हैं। बट इंडिया वर्ल्ड इज अ फैमिली के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है कि हर एक कंट्री जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक एज अ ह्यूमन रेस हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये जो डील है ये एक विन विन सिचुएशन है, बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर ईरान। अब देख लेते हैं कि इंडिया को इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जो लैंडलॉक्ड मार्केट्स हैं सेंट्रल एशिया की, वो खुल जाएंगी इंडिया से ट्रेड के लिए। दूसरा, फास्टर एंड चीपर रूट फॉर अफगान एक्सपोर्ट्स टू रीच इंडियन मार्केट्स, क्योंकि पहले अगर आप देखें तो अफगानिस्तान से जो इम्पोर्ट्स होते थे उनको पूरा घूम के आना पड़ता था, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ को अलाउ नहीं करता था। तो अब ये जो पूरा रूट है इससे अफगानिस्तान से भी जो इम्पोर्ट्स हैं वो ईजिली हम कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेंथन्स द इंडियाज स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द रीजन, कि इंडिया को एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री बनाता है इस रीजन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये जो पोर्ट है ये पार्ट है किसका? तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को लिंक करता है। किससे? तो कैस्पियन सी से ईरान के थ्रू। अब आपका होमवर्क दूसरा ये रहा कि कैस्पियन सी, ईरान, पर्शियन गल्फ, इन सबको आप मैप पे जा कर के देखेंगे और आइडेंटिफाई
करेंगे, प्लस इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसको भी आप स्टडी करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब आ जाते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ, जो कि है ये ऑफर। तो ये ऑफर है सर्वोदय आईएएस की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र ₹1 में सर्वोदय आईएएस आपको ये मौका दे रहा है कि आप ऑनलाइन इस तैयारी को कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी। तो क्यूआर कोड को स्कैन करिए या नीचे दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, डेमो लेक्चर्स देखिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको इस तैयारी को आगे कैसे कंटिन्यू करना है। और आगे अब देखते हैं हमारे एडिटोरियल्स। तो पहला एडिटोरियल है स्टेबलाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज इन चेंजिंग टाइम्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली नेपाल ने कुछ किया है। क्या किया है भाई नेपाल ने? तो नेपाल ने क्या किया है कि उनका जो नोट है 100 रुपीज का, ठीक है, उनका जो 100 का नोट है उस पे उन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज जो हैं इंडिया के साथ, उसको अपनी टेरिटरी का हिस्सा दिखाया है। इसको थोड़ा डिटेल में मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये है इंडिया और नेपाल का मैप। तो अगर ये जो नेपाल का पोर्शन है, इसके इस वाले भाग को हम जूम करके देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये ऐसा इधर नेपाल है, ठीक है। तो कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं जैसे कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा। इन टेरिटरीज को नेपाल जो है वो अपनी टेरिटरी में क्लेम करता है और ये कहता है कि ये तीनों जो हैं वो नेपाल का पार्ट है, ना कि इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं ये न्यूज में रहती हैं। तो अब इनकी लोकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, खास करके अभी रिसेंट टाइम्स में, कि अगर आपसे पूछ लिया कि लिम्पिया धुरा जो है वो काला पानी के नॉर्थ में लाई करता है या उत्तराखंड के किस तरफ लाई करता है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये रटने से नहीं होगा बल्कि मैप को रेगुलरली देखने से होगा। तो कोशिश करिए कि जैसे ही एनालिसिस का डिस्कशन खत्म हो जाता है उसके बाद आप इस मैप को अभी देख लें एक बार फिर एक बार सोने से पहले आप इसको देख लें, ताकि ये जो लोकेशंस हैं ये टाइम टू टाइम आपके दिमाग में रहें। प्लस इनका एक नोटबुक बना लीजिए कि लास्ट एग्जाम से पहले आपको कौन कौन से लोकेशंस जो हैं उनको देखकर जाना है। तो ये जो टेरिटरीज हैं इनको नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है और इसी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया और नेपाल की जो टाइज हैं वो अभी आने वाले समय में थोड़ी खराब हो सकती है। तो अब हम हिस्ट्री देखते हैं इंडिया और नेपाल की। तो इंडिया एंड नेपाल जो है वो लॉन्ग हिस्ट्री शेयर करते हैं कल्चरल एक्सचेंज और पॉलिटिकल कोऑपरेशन की। और 1950 में साइन हुआ था इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। यानी कि बहुत पुराने टाइम से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से नेपाल के साथ जो है वो हमारी टाइज रही हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगी? स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज, जैसे रिलीजियस बिलीव्स, इंटर मैरिजेस। हमेशा कहा जाता है इंडिया और नेपाल के बारे में कि इंडिया और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता। एंड दिस यू कैन कोट इवन इन योर आंसर्स। ये जो कोट है रोटी बेटी का रिश्ता, इसको आप अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं कि हम फूड पे कोऑपरेट करते हैं और प्लस दोनों कंट्रीज के बीच में जो मैरिज है वो भी होता है। तो और क्या होता है? तो पिलग्रिमेजेस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी हद तक नेपाल और इंडिया जो है वो एक जैसा कल्चर शेयर करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कि इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। और नेपाल जो है वो बेनिफिट करता है हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स और एक्सेस टू इंडियन मार्केट से। तो अगर आप नेपाल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ जो है वो नेपाल लाई करता है, ये जो पोर्शन है, और इधर इसके चाइना है। तो कई बार क्योंकि ये 3 साइड्स पर इंडिया से घिरा है नेपाल,
तो ऐसा इनफॉर्मली कहते हैं कि कंट्रीज जो होती हैं वो लैंड लॉक्ड होती हैं, लेकिन नेपाल जो है वो इंडिया लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि 3 तरफ से इंडिया के से ये घिरा हुआ है। इस वजह से भी इंडिया और नेपाल की जो टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब अगर आप देखिए कि अगर ये 3 तरफ से इंडिया से घिरा है, मगर तो मतलब अगर कभी इंडिया जो है वो चाहे तो पूरी तरीके से नेपाल का एक्सेस जो है वो बंद कर सकता है 3 साइड से। उसके पास और चाइना के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए इकोनॉमिकली जो है वो नेपाल काफ़ी डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप लोग को पता होगा कि जो नेपाल की एक ग्रुप है गोरखा कम्युनिटी के सोल्जर्स जो लोग हैं उनको इंडियन आर्मी में भी रिक्रूट किया जाता है हर साल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह पे हम कोऑपरेट करते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से इंडिया और नेपाल का जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहला बाउंड्री डिस्प्यूट्स। कौन कौन सा? तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक। दूसरा वाटर शेयरिंग, जो कि अब हाइड्रो पावर जनरेशन हो रहा है। होमवर्क क्या हो जाएगा आपका कि नेपाल और इंडिया के कोऑपरेशन के साथ कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शंस में लिखना है। तो अब अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेगा तो किसके हिस्से में वो प्रोजेक्ट रहेगा? इंडिया के हिस्से में या नेपाल के हिस्से में? क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो इंटर कंट्री भी होती हैं, इंटरनेशनल रिवर्स होती हैं, तो एक कंट्री में तो रुकेगा नहीं, यानी कि उस हिसाब से वहां पे अग्रीमेंट्स को करना पड़ेगा। थर्ड इज नेपाली कंसर्न्स अबाउट इंडियन इन्फ्लुएंस, कि हमेशा इंडिया को ये एलिज किया जाता है, इंडिया पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया जो है वो नेपाल के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है। इस वजह से ये जो डोमेस्टिक नेपाली लोग हैं ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस जो है उनको लगता है कि नेपाली कल्चर पे डोमिनेट करता है। एंड लास्ट इज 2015 ब्लॉकेड, कि नेपाल इंडिया बॉर्डर जो मैंने आपको बताया कि 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो 2015 में जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने पूरा बॉर्डर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। और इसी के बाद हमने ये चीज़ देखी कि नेपाल जो है वो ज़्यादा प्रो चाइना हो गया और एंटी इंडिया हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल जो है वो अब चाइना के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। और चाइना भी पहले होल हार्टेडली नेपाल का स्टैंड नहीं लेता था, बट अभी इन द रिसेंट टाइम्स हमने देखा कि जैसे वो पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करता था चाइना, वैसे ही अब नेपाल को भी सपोर्ट करता है। तो चाइना का मकसद यही है कि हर तरफ से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना इन द रीजन, ताकि ग्लोबली इश्यूज पर जो हैं उन पर हम फोकस ना कर पाए। बट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर मेथड के साथ हम इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें और अपनी बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ एमिकेबल टाइज को मेंटेन करें। तो वो तरीका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला बॉर्डर डिस्प्यूट्स को एड्रेस करना, कि कौन सी टेरिटरी किसकी है, इस बात का फुल एंड फाइनल फैसला हो जाना चाहिए, बट पीसफुल तरीके से। सेकेंड इज इक्विटेबल वाटर शेयरिंग, कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वाटर शेयरिंग को लेकर के, उनमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो नेपाल और इंडिया में जो शेयरिंग होगी वो इक्विटेबल होगी। थर्ड इज रेस्पेक्टिंग नेपाल्स सॉवरेंटी। तो कई बार कहा जाता है कि इंडिया जो है वो एक बिग ब्रदर का एटीट्यूड दिखाता है। अब अगर आपके घर में बड़े भाई बहन होंगे तो वो हमेशा आप कुछ भी करिए तो वो आपको एडवाइस देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो इस वजह से जो इंडिया है उस पर बिग ब्रदर का एलिगेशन लगाया जाता है कि इंडिया जो है वो नेपाल के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है। बट इन द रिसेंट टाइम्स हमने नोटिस किया है कि इंडिया ने इस चीज़ को बंद कर दिया है। तो यहाँ ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे जो नेपाल जो है वो चाइना के साथ जो
अपने रिलेशंस बढ़ाता जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम नेपाल को इस चीज़ के लिए अवेयर करें। प्लस जो इंटरनल क्राइसिस नेपाल में चल रही है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के, माओइज्म को लेकर के, इन सब चीज़ों के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सजेस्ट करें, ना कि एनफोर्स करें या उनको फोर्स करें। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सजेस्ट करें किसको? तो नेपाल के कॉमन लोगों को, गवर्नमेंट को नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर हम सजेस्ट करेंगे तो ये चीज बाइंडिंग लगने लगेगी या इंटरफेरेंस लगने लगेगी। तो बहुत जरूरी है कि वहां के लोगों में इंडिया के खिलाफ जो परसेप्शन है उसको हमें चेंज करना होगा। नेक्स्ट इज एनहांस्ड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड लिंक्स को बढ़ाना होगा। एंड लास्ट इज पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, कि जो लोग हैं जब तक वो आपस में घुलते मिलते रहेंगे तब तक दोनों कंट्रीज की टाइज जो है वो काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद रहती है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट न्यूज़ आइटम, लास्ट एडिटोरियल पर, जो कि है अडॉप्टिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव विजन फॉर मीडिएशन। अब ये जो आर्टिकल है ये कहना चाहता है कि मीडिएशन को हमें एज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूज़ करना चाहिए। कहाँ? तो इंडिया में। अब अभी अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसका जो एकमात्र उपाय होता है वो होता है कोर्ट में जाकर के मामले को सेटल करना। बट मीडिएशन का क्या होता है कि कोर्ट में जाकर के हम बहस नहीं करेंगे, एक दूसरे पे एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, सबूत नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि जो मीडिएटर होगा वो दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज लाने की कोशिश करेगा। ठीक है। दूसरा, जो मीडिएटर होता है वो दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को सुनता है, उसके बाद जाकर के अपना जो डिसीजन है वो देता है। एक चीज और होती है आर्बिट्रेशन, और ये क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताएंगे। तो मीडिएशन का इंडिया में क्या हिस्ट्री है? तो मीडिएशन एक्ट 2023 पास किया गया था। कब? तो सितंबर 2023 में, जो कि क्या करता है? तो फॉर्मलाइजेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिएशन इंक्लूडिंग प्री लिटिगेशन, कोर्ट एनेक्स्ड, ऑनलाइन एंड कम्युनिटी मीडिएशन। ये सारे तरीके हैं मीडिएशन के जो कि मीडिएशन एक्ट 2023 में दिए गए हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़'s call to mediate not litigate reflects the growing importance of mediation। क्योंकि कोर्ट्स जो हैं हमारे वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ केसेस जो हैं वो पेंडिंग रहती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का हमें अलग तरीका ढूंढना होगा। अब इसी आर्टिकल में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा, मैं बोलूँगी कि कोट मिल जाएगा या आइडिया मिल जाएगा। किसका? तो महात्मा गांधी का। तो जो ऑथर हैं वो कहती हैं कि इकोइंग द एथोस ऑफ महात्मा गांधी हु सॉ द ट्रू रोल ऑफ अ लॉयर नॉट इन लिटिगेशन बट इन यूनाइटिंग द पार्टीज इन डिस्प्यूट। मतलब अगर कोई वकील है तो उसका ट्रू रोल क्या है? तो सिर्फ बहस करना या केस जीतना उसका ट्रू रोल नहीं है, बल्कि जो पार्टीज हैं डिस्प्यूट में उनको यूनाइट करना उनका सच्चा कर्तव्य होता है। तो इस सब चीज़ों को आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं और इससे जो आपके मार्क्स बढ़ने की उम्मीद है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंडिया में अब मीडिएशन के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला, शिफ्ट फ्रॉम एडवर्सेरियल टू एमिकेबल। कभी देखा है कोर्ट में जो बहस होती है कैसे जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे पे अजीब अजीब से इल्ज़ाम लगाती हैं, कुछ कुछ अजीब से क्वेश्चनिंग की जाती है। तो ये जो मेथड होता है वो बहुत एडवर्सेरियल होता है दोनों पार्टीज के लिए, इसीलिए मीडिएशन जो है वो एक एमिकेबल पीसफुल सॉल्यूशन ऑफर करता है। वहीं दूसरा क्या हो जाएगा कि it empowers the parties to find mutually agreeable solutions through open dialogue and expression of emotions। कि दोनों पार्टीज, कई बार क्या होता है कि फैमिली के बॉन्ड्स हमेशा कोर्ट्स में चले जाते हैं और फैमिलीज के बीच में उससे कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मीडिएशन में ऐसा
नहीं होगा। जब दो पार्टीज आपस में डिस्कस करेंगी किसी थर्ड पार्टी के प्रेजेंस में, जैसे कैसे होता था कि स्कूल में जब दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती थी तो तीसरा दोस्त आकर के उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता था और उसके बाद लड़ाई सॉल्व हो भी जाती थी। वैसे ही ये मान लीजिए कि दोनों पार्टीज जो हैं उनके बीच में अगर कोई लड़ाई हुई है तो तीसरा बंदा इसकी भी बात सुनेगा और इसकी भी बात सुनेगा और उसके बाद जाकर के एक अग्रीएबल सोल्यूशन देगा, यानी जिसपे दोनों अग्री करते हो। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब कोर्ट में अगर आप हियरिंग करवाते हैं तो जो लॉयर्स होते हैं वो एक एक हियरिंग के डिपेंड करता है कि उनके चार्जेस कितने हैं, इस बात पर उनकी प्रैक्टिस कितनी है, कितने फेमस हैं वो। तो कई कई बार ऐसा होता है कि 1-2 लाख रुपए से भी ज़्यादा वो लोग एक हियरिंग के ले लेते हैं। वहीं अगर मीडिएशन होता है तो वो एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी ऑफर करता है प्लस एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी ऑफर करता है। एंड लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, कि अगर अब जजेस को तो आप सजेस्ट कर नहीं सकते हैं कि जज साहब आपका ये आइडिया मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। बट मीडिएशन में ऐसा हो सकता है कि अगर सोल्यूशन का कुछ हिस्सा जो है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो उसको हम चेंज करवा सकते हैं या रिमूव करवा सकते हैं। बट मीडिएशन को पूरी तरीके से डेवलप करने में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे स्किल्ड मीडिएटर्स को डेवलप करना। तो ये जो एक्ट है मीडिएशन एक्ट 2023 वो कहता है कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पोटेंशियल मीडिएटर के पास। लेकिन वो 15 साल का एक्सपीरियंस उसके पास आएगा कहाँ से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो उस हिसाब से कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। बट अभी जो ट्रेनिंग है वो स्किलिंग पे फोकस नहीं है, किसकी, तो मीडिएटर्स की। अभी जो लॉ स्कूल्स में ट्रेनिंग होती है वो लॉयर्स और जजेस के लिए होती है, ना कि मीडिएटर्स के लिए। तो अनलेस एंड अनटिल मीडिएशन जो है वो एक फुल फ्लेजेड करियर की तरह डेवलप करता है, तब तक हम ऐसा ऑप्शन कि लॉ स्कूल में मीडिएटर्स को ट्रेन किया जा रहा है वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। सेकेंड इज enhancing legal education. Integrating mediation training throughout law school can prepare the future lawyers for both litigation and ADR rules. ADR क्या होता है, तो alternate dispute resolution, इसी में आता है mediation, conciliation और arbitration। तो अगर जो ट्रेनिंग है वो दोनों चीज़ों के लिए दी जाएगी तो डुअल रोल्स के लिए ये जो लोग हैं वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा हमारा, कि वे फॉरवर्ड से पहले एक और चैलेंज देख लेते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मीडिएशन इकोसिस्टम जो है वो अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिसमें कि इनोवेटिव टेक्निक्स यूज होती हों मीडिएटर्स के द्वारा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मीडिएशन के टेक्निक के स्किल को फोकस करने पे, को डेवलप करने पे फोकस करें। जैसे कि मीडिएशन एक्ट में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं कि जो लोग हैं, जो प्रैक्टिसिंग मीडिएटर्स हैं, उनके साथ साथ कुछ नए मीडिएटर्स रहेंगे या नए लॉयर्स रहेंगे जो कि उनको देख देख के सीखेंगे, क्योंकि हर चीज़ किताब से सीखनी पॉसिबल नहीं होती है। कई बार जो लोग होते हैं वो ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपोजर किसी भी चीज़ का आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाने में कामयाब होता है। दूसरा, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ मीडिएशन, कि हमें मीडिएशन के कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। आज भी अगर आप नॉर्मल लोगों से जाकर के पूछिएगा कि मीडिएशन क्या होता है, नॉर्मल क्या, जो कोई भी प्रिपरेशन ना कर रहा हो उससे भी जाकर के पूछिएगा तो कि मीडिएशन क्या होता है, तो वो इंग्लिश में आपको भले ही समझा दे कि मीडिएशन क्या होता है, लेकिन एक्चुअली जुडिशियल सिस्टम में मीडिएशन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, किस काम के लिए उसको यूज़ किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें जानना मुश्किल है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है कि एक होलिस्टिक पॉलिसी बनाए, जिसमें कि ना कि सिर्फ, जैसे इसमें दो पार्टीज़ हैं, एक पब्लिक है और दूसरा जो है वो मीडिएटर्स या जुडिशरी। तो हमें दोनों के ही रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना होगा
और दोनों को ही डेवलप करने पे फोकस करना होगा कि पब्लिक को भी इस बात के लिए अवेयर होना पड़ेगा कि मीडिएशन जैसी भी कोई चीज़ होती है और मीडिएटर्स को भी उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जा करके इसको डाउनलोड करिए। तो अगर अब हम इस वीडियो के एंड में क्योंकि पहुंच गए हैं तो रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि फूड इन्फ्लेशन क्या होता है। दूसरा हमने देखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जिसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया है होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड। तीसरा हमने देखा कि एनएचआरसी क्या होता है, उसके ग्रेड को क्यों डेफर कर दिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया और ईरान ने शाहबहार पोर्ट पे एक 10 ईयर का अग्रीमेंट साइन किया है। फिर हमने इंडिया और नेपाल के टाइज को और डिटेल से समझा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मीडिएशन क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इन सब चीज़ों को हमने समझा। तो अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं मेंस का, तो क्या आप लोग लिख के मुझे सबमिट करेंगे? आप इसका जो जिनको भी सबमिट करना है इसका आंसर, वो लोग नीचे कमेंट्स में लिख दें। उनको एक सेपरेट ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा जो कि टेलीग्राम पे, जहां आप अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड What do you understand by ADR? Critically examine the significance of ADR in India। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। और अब से रोज मैं आपको एक क्वेश्चन दिया करूंगी, प्लस मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि कुछ एमसीक्यूज भी मैं इसमें ऐड कर दिया करूंगी। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और जिन लोगों ने भी आंसर लिखा है और वो चाहते हैं कि मैं उनके आंसर्स चेक करूं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेपरेट ग्रुप का टेलीग्राम पर, जहां पे आप अपने आंसर्स चेक करवा सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।